Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, यानी इंडिया के संविधान को बनाया था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्टेड एज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द कंट्री फ्रॉम 1946 टू 1950। तो 1946 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था और 1946 से लेकर 1950 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इट कंप्राइज्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो उसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे कुछ, और कुछ नॉमिनेटेड थे बाय द प्रिंसली स्टेट। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, सो इट वॉज 2 years 11 months and 18 days। 2 years 11 months and 18 days। So you have to remember this as well. Next question. Who among the following was the president of Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट की, सो ही वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। सो अगर आपसे पूछा जाए वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो द आंसर विल बी सच्चिदानंद सिन्हा, and he was the first temporary president of Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as its first president. तो अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्टेड और परमानेंट प्रेसिडेंट की, तो वो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? So the right answer will be option number C, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन 29 August 1947 the Constituent Assembly was set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of constitution for India। तो ड्राफ्ट यानी एक तरीके का सैंपल प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ऑन 26 November 1949 the Constituent Assembly of India adopted to the Constitution of India and it came into effect on 26 जनवरी 1950। तो अगर हम बात करें ये फोर्स में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, और अगर हम बात करें अडॉप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 389। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन टोटल हमारे पास 389 मेंबर्स थे बिफोर द पार्टीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स, और अगर हम बात करें तब के प्रोविंसेस की, सो दे वर 292। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the number of articles at the time of commencement of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल्स थे 395। सो 395 आर्टिकल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था।
At the time of commencement of the Constitution, there were 395 articles, 22 parts and 8 schedules. तो आपने याद रखना है 395 articles थे, 22 parts थे और 8 schedules थी. Now, at present, there are 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Next question. Which house is called as the upper house of the parliament? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राज्यसभा. तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है. और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है. तो राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. द मैक्सिमम मेंबर्स अलाउड इन राज्यसभा इज 250. सो इन टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में. उसमें से भी 238 जो इलेक्टेड होते हैं और 12 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. Next question. Which of the following schedules of the Indian Constitution of India deals with the matters like the formation of a new state? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें मेंशन किया है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि मैटर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट are mentioned in the first schedule of the Indian Constitution. Schedule first of the Indian Constitution deals with the subject matters of the Indian states and union territories. तो Indian states और union territories के formation के बारे में mentioned है. Initially the Constitution had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. लेकिन present में हमारे Constitution में around 448 articles हैं, 25 parts हैं और 12 schedules हैं. Next question. How many languages are contained in the 8th schedule of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22. तो 22 लैंग्वेजेस कंटेन्ड है यानी प्रेजेंट है इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडिया की इन टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड दे आर कवर्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 8th शेड्यूल में कवर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The members of the Rajya Sabha are elected for a time period of. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 years. तो 6 years का टेन्योर होता है राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसके मेंबर्स का. द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 years. Every 2 year, after every 2 year, the 1/3 members retire from the house. तो हर 2 साल बाद जो 1/3 members होते हैं हाउस के राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं और न्यू मेंबर्स ऐड किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया. तो इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो रशिया से अडॉप्ट किया है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डेराइव फ्रॉम रशिया, दैट वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक. और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सो इन टोटल वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 6 फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Indian Constitution? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of the country. He proposed the preamble, which is also called as the front page of the Indian Constitution, which basically describes about the ideology of our constitution makers. So जवाहरलाल नेहरू इन्होंने प्रपोज किया था preamble को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने. So जवाहरलाल नेहरू proposed the preamble before the drafting committee of the constitution. It laid down the fundamentals, ideology and philosophy of the constitutional structure. तो इंडिया का जो constitutional structure है उसकी ideology, उसकी philosophy को जानने के लिए हम उसके preamble को पढ़ सकते हैं. The preamble is an introduction to the constitution. तो इसे हम as an introduction treat कर सकते हैं constitution का, which contains the summary and essence of the objectives of the constitution. Next question. The Constitution of India was adopted on.
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950। तो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और फाइनली फोर्स में आया ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जो इंडियन स्टेट्स थे उनको लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन 1956 द इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस when the States Reorganization Act of 1956 came into force. At the time of independence in 1947, India consisted of more than 500 disjoint princely states that were merged together to form different states. तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास अराउंड 500 प्रिंसली स्टेट थे और उसके बाद हमने 1956 में लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया and option C 1956 will be the correct answer for this question कि इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो परंपरा थी उसको अबॉलिश करने के लिए जो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इंफॉर्मेशन दी है। सो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. तो अगर कहीं पे भी untouchability practice की जाती है so that is considered as a crime और इसके जो ये जो अनटचेबिलिटी का एक्ट है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी एंड इट इज अ पनिशेबल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have or Indian constitution contain? So currently the Indian constitution contains 12 schedules. Option D will be the right answer. The constitution of India contains 12 schedules. There are 12 schedules in the constitution of India. One of the first mentions of schedules was made in the Government of India Act of 1935 where it included 10 schedules. तो जो schedules था इनके बारे में mention किया था Government of India Act of 1935 और उस टाइम पर 10 schedules present थी। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एट द टाइम वी हैड ओनली 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में फॉर द फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये ओरिजिनेट हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, दैट वाज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इंग्लैंड्स पार्लियामेंट इज ऑफन कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट एग्जिस्टेड फॉर ओवर 7 centuries। तो अराउंड 7 centuries पहले इंग्लैंड में पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता था, यानी इंग्लैंड ने पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था अराउंड 7 centuries ago। Next question, on the subjects mentioned in the concurrent list, laws may be enacted by the। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट एंड द यूनियन। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर लॉज को फ्रेम कर सकती हैं। द करेक्ट आंसर इज द स्टेट एंड द यूनियन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस इट जस्ट कम्स अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एम्प्लाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a।
देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच एक कोई अलग फंडामेंटल राइट नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर ये एक राइट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्पररी या फिर हम कह सकते हैं प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो 9 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई थी। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया took place in the Constitutional Hall, New Delhi और 9 दिसंबर 1946 में ये मीटिंग हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन फर्स्ट जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे जिनको इलेक्शन के बेसिस पे इलेक्ट किया गया था, ही वॉज राजेंद्र प्रसाद। Next question, who among the following was the chairman of State Committee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये चेयरमैन थे स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर जो स्टेट कमिटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको काफ़ी ज़्यादा कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था in order to make the work more easier. So out of these 8 were major committees, और इनमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी जिसमें से जो ये स्टेट कमिटी है ये एक मेजर कमिटी थी एंड इट was headed by जवाहरलाल नेहरू and other were the minor committees. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन विच ईयर। सो अभी हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन 1946 एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान। अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 3 जून 1947। तो अर्लियर हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में, लेकिन 3 जून 1947 को हमारी जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिवाइड हो गई थी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Next question, the Constituent Assembly of India was set up under the, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 में इंडिया में आया था और इसके अंडर हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको स्टैब्लिश किया गया। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। और जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इनिशियली 389 मेंबर्स थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फोर्थ ई-स्टेट इज यूज्ड फॉर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। सो द प्रेस एंड न्यूज़पेपर दीज आर रिगार्डेड एज द फोर्थ ई-स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। द टर्म fourth e-state is used for press and newspaper. The fourth e-state is a societal or political institution whose influence is not officially recognized and is the most commonly referred to the news media, स्पेशली प्रिंट जर्नलिज्म और द प्रेस। तो प्रेस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फोर्थ ई स्टेट की तरह रिगार्ड किया जाता है। एंड द अदर 3 ई स्टेट्स आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और जो फोर्थ ई स्टेट है उसको कहा जाता है द प्रिंट मीडिया और सिंपली द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज नगर पालिका बिल पास्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो ये नगर पालिका बिल था ये पास हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज 74th। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 स्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 का उसके अंडर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1975 में सिक्किम को स्टेटहुड दिया गया एंड सिक्किम इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री, या फिर यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट एवर स्टेट टू establish a complete organic farming within the state. Sikkim was granted statehood in the year 1975 and it is the only organic state of India. Initially, Sikkim remained an independent country which was ruled by Chogyal. तो earlier सिक्किम एक independent country हुआ करता था जिसको rule करते थे चोग्याल्स. So it was first given the status of associate स्टेट इन 1974 में इसको ये स्टेटस दिया था एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. later later on in 1975 the 36th amendment act was granted the status of a full state to Sikkim. तो 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 का, उसने सिक्किम को दिया था एज द स्टेटस ऑफ अ कंप्लीट इंडियन स्टेट ऑफ द कंट्री. सो उससे पहले इसे हम एसोसिएट स्टेट 1974 में इसको ये उपाधि दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, that is the article 32 of the Indian Constitution. और article 32 इसको ही B.R. Ambedkar, who is also called as the father of the Constitution, इन्होंने heart and soul of the Constitution की तरह refer किया था. In the Constitution of India, the right to constitutional remedies has been provided in Article 32. Right to constitutional remedies empowers the citizens to move to a court of law in case of any denial of the fundamental rights. तो देखिए आर्टिकल 32 क्या स्टेट करता है कि अगर किसी को भी फंडामेंटल राइट्स के में डिनाई किया जा रहा है या फिर फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिल पा रही हैं, their fundamental rights are taken from them in any kind of sense, तो वो उनके पास एक राइट है कि वो कोर्ट्स में जाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. Next question. Who among the following was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? So the right answer will be option number B, Dr. Rajendra Prasad. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चेयरमैन थे स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. स्टीयरिंग कमेटी का मतलब एक संचालन समिति होता है. सो द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टू वर्ड्स दैट वर इंसर्टेड by the 42nd amendment to the preamble of the constitution are. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेकुलर. तो सोशलिस्ट और सेकुलर इन दो वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है इस अमेंडमेंट एक्ट को. So the correct answer will be socialist and secular. Secular and socialist were the two words added later to the preamble of the Indian Constitution. It was added through the 42nd Constitutional Amendment Act in the year 1976. तो इन दो वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, socialist and secular. You have to remember this. You can remember this like as S square, socialist and secular. Next question. The method of impeachment of the President of India is adopted from. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी अ प्रोसेस बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. इट इज़ अ प्रोसेस एंड वी हैव taken this process from this country of USA. So the method of impeachment of the President of India is adopted from USA. अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की जो हमने USA से अडॉप्ट किए हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू भी हमने USA से अडॉप्ट किया है. इसके अलावा इम्पीचमेंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. तो इनका रिमूवल भी हमने जो प्रोसेस है वो हमने USA से अडॉप्ट की है. और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आपने याद रखना है, इतने फीचर्स हमने USA से अडॉप्ट किए हैं. इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स काफ़ी कंट्रीज से बोरो किए हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द बैग ऑफ बोरोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was the chairman of Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ये प्रेसिडेंट थे और सिंपली हम कह सकते हैं चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट सब कमेटी के। तो अभी हमने डिस्कस किया था सम मेजर कमिटीज एंड सम माइनर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर क्रिएटेड in order to make the task easier, which was the making of the constitution। तो इसके अंडर ही जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स द कंसेंट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंसेंट ऑफ द पीपल का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की क्या इच्छा है, क्या उनका कॉन्सेंट है। सो consent of the people means the consent of the majority of the people, यानी majority of the people की इच्छा या फिर उनकी सहमति। Governments and laws derive their legitimacy from the consent of the people। It should be from the consent of the people। तो legitimacy यानी legally वो तभी अप्रूव होता है जब majority of the people उस decision उस consent के साथ होते हैं। It means majority of the people always prevails in a democratic country। Next question। When was our national anthem first sung and where? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा में हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने याद रखना है 27 दिसंबर 1911 एट कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 97। तो 97 सब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके जो रिगार्डिंग रूल्स होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये राइट होता है कि वो इसके रिगार्डिंग रूल्स को क्रिएट करें। द करेक्ट आंसर इज 97। द यूनियन लिस्ट और द लिस्ट 1 इज अ लिस्ट ऑफ 100 आइटम्स। द लास्ट आइटम इज नंबर्ड टू बी 97। अराउंड 100 हैं और एग्जैक्टली बात करें तो 97 है गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन on which the parliament has exclusive power to legislate। The legislative section is divided into 3 list। तो legislative जो section है हमारा उसको हमने 3 list में divide किया है जो है union list, state list और concurrent list। union list में central government rules बनाती है। state list के जो subjects होते हैं इसके regarding of course जो state है वो rules बनाता है और जो concurrent list है इसमें दोनों union और state government मिलके rules create करती है। Next question। Which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A के अंडर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन टोटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A federal structure for India was put forward by the। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इंडिया के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर को पुट फॉरवर्ड किया था, यानी इंडिया के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था। A federal structure for India was first put forward by the Act of 1935। The act divided the powers between the center and the provinces in terms of 3 lists, namely federal list, provincial list and concurrent list। Next question। A financial emergency can be declared by applying। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज आर्टिकल 360 के अंडर जो प्रेसिडेंट है कंट्री के हमारे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360। सो the president of India can impose financial emergency by applying article 360। तो financial emergency कौन से article के अंडर आता है? article 360। if he or she is satisfied that there is an economic situation in which financial stability or credit of India or any part of it is threatened। तो कभी भी प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि the country is becoming economically unstable, in that case he or she can apply the financial emergency within the country। Next question। In our constitution economic planning is included in। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
बी दैट इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट को। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो टॉपिक है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है। In our constitution, economic planning is included in the concurrent list. Economic planning is in the concurrent list 3 of the 7th schedule of the Indian Constitution. The 7th schedule of Indian Constitution, it comprises of the 3 list, और ये तीनों list कौन से schedule में है? 7th schedule में है, Union, concurrent and state list. Next question. By which amendment were the fundamental duties added to the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by 42nd Amendment Act of 1976 upon the recommendations of the Swaran Singh Committee that was constituted by the government. तो आपने इस कमेटी का नाम भी याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विथ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपने याद रखना है पार्ट 4। So the part 4 of the constitution deals with directive principles of state policy. The purpose of directive principles of state policy is to lay down positive instructions which would guide state policy at all levels. The directive principles are covered from Article 36 to Article 51 of the Indian Constitution. Important है, Article 36 से Article 51 तक DPSP हमारे Constitution में mention किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर नेशनल एम्बलम? तो हमारे नेशनल एम्बलम के अंडर एक मोटो को इनकॉर्पोरेट किया है, उस मोटो का क्या नाम है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। सो द करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से हमने ये सत्यमेव जयते मोटो को लिया है, जिसका मतलब होता है ट्रुथ ऑलवेज विंस। अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। सो इसको हम नेशनल मोटो की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, सत्यमेव जयते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के पास एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। द करेक्ट आंसर इज यूके। द कंट्रीज लाइक यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल हैव एन अनकोडिफाइड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यूजीलैंड और इजराइल के पास भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज डिस्क्राइब्ड by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट कम्स अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिगार्ड किया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Ambedkar called Article 32 of the Indian Constitution, that is right to constitutional remedies, as the heart and soul of the Constitution. Next question, who had proposed partyless democracy in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी प्रपोज की थी इंडिया में। जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ही इज ऑल्सो पॉपुलरली रेफर्ड टू एज लोकनायक। तो इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Constitution is the President's rule introduced in a state due to the failure of constitutional machinery? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। तो देखिए, कभी भी अगर किसी स्टेट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है। सो अंडर दैट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है।
सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज 356 अंडर द आर्टिकल 356 of the Constitution of India. If a state government is unable to function according to the constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. Next question. Indian Constitution has divided the powers and functions of the state into. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्री लिस्ट. तो हम सेवरल क्वेश्चंस में सेवरल फॉर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और फंक्शंस हैं उनको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है थ्री लिस्ट के अंडर. So Indian Constitution has divided powers and functions of the state into three lists. और ये तीन लिस्ट हमने पढ़ा है कि सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन स्टेट एंड कॉन्ट्रेंट लिस्ट. देयर आर थ्री लिस्ट ऑफ द डिवीजन पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 246 and 17th and 7th schedule. Next question. There is no provision in the constitution for impeachment of the. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द गवर्नर. तो गवर्नर के इम्पीचमेंट का एज सच कोई प्रोविजन मेंशन नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in the constitution for the impeachment of the governor. The term governor's office is normally of 5 years, but it can be terminated earlier by dismissal by the president on the advice of prime minister of the country at whose pleasure the governor holds office, and resignation by the governor. बट जो गवर्नर है उनको रिमूव करने का भी एक प्रोसेस होता है बिफोर 5 years, क्योंकि जो गवर्नर का टेन्योर होता है वो 5 years का होता है. एंड जो गवर्नर का जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो प्रेसिडेंट की एडवाइस में प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है. So next question. Who said that, "Oh disrespectable democracy, I love you"? Right answer will be option number A, that is G.B. Shaw. यानी जॉर्ज बेनार्ड शॉ का ये स्टेटमेंट है, "Oh disrespectable democracy, I love you". तो ये अपने ऐसे एक और स्टेटमेंट के लिए फेमस है जैसे वो स्टेटमेंट है, "डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, बाय द फूल्स एंड फॉर द फूल्स". तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा है. सो दीज वर द फेमस वर्ड्स ऑफ जॉर्ज बेनार्ड शॉ, who was an Irish playwright and co-founder of London School of Economics. Next question. Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? Important question है. Right answer हो जाएगा option D. Article 17 of the Indian Constitution, it abolishes untouchability. Abolition of untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Next question. The final authority to interpret our constitution is the. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री की ऐसी फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है. यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट. सो the most powerful authority to interpret our constitution is the Supreme Court. The Supreme Court of India is the most noteworthy legal meeting and the last court of a request under the Constitution of India. So it is the final authority to take any sort of decision in our country. Next question. A secular state is one which. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. तो एक सेक्युलर कंट्री वो होती है जो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, ना ही उनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन होता है कंट्री का. दे सपोर्ट ऑल ऑफ द रिलीजन्स इक्वली. A secular state is one which has no religion of its own. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. तो ऑफिशियली किसी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है एज इट स्टेट रिलीजन. सिंस इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी स्टेट रिलीजन, इट इज अ सेकुलर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the color of the धर्म चक्र in the middle of our national flag? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेवी ब्लू. तो नेवी ब्लू कलर का है धर्म चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर पर है. तो दैट चक्र लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज धर्म चक्र. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज a horizontal tricolor of deep saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal proportion. The ratio of width of the flag to its length is 2:3. तो width का length से जो ratio है that is 2:3.
एंड हमारा जो नेशनल फ्लैग है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स विथ द धर्म चक्र ऑफ नेवी ब्लू एट द सेंटर. In the center of the white band is the navy blue wheel which represents the chakra. Next question, the Constitution of India describes the country as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन ऑफ स्टेट. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट्स का एक संगठन हम कह सकते हैं, राज्यों का संगठन, इस तरीके से डिफाइन करता है हमारी कंट्री को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम भारत मेंशन किया है. इट इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में फॉलो की जाती है. हमारी कंट्री एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है. Next question, the 73rd Amendment Act of 1992 of the Indian Constitution was passed to. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रेंथन पंचायती राज. यानी पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 को पास किया गया था. द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was passed to strengthen the Panchayati Raj. The Constitution Act, the Constitutional Amendment Act of 1992 has added a new part, that is the Part 9 consisting of 16 articles and the 11th schedule of the Constitution. तो इस Amendment Act के अंडर हमारे जो Constitution था अर्लियर उसमें 8 शेड्यूल्स थी, 8 पार्ट्स थे. तो एक नया पार्ट दैट वाज द 9th पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और 10 शेड्यूल्स थे एट द टाइम और फिर उसे 11th शेड्यूल में कन्वर्ट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी लैंग्वेज के बेसिस में जब स्टेट्स का डिवीज़न हुआ था तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी रिगार्डेड एज द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ द कंट्री. Andhra Pradesh is the first created linguistic state of India for Telugu speaking people. It came into existence on October 1, 1953 में ये existence में आया. Next question, which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. तो करंट में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट. सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. This should be noted that it was a legal right and a constitutional right but not a fundamental right. तो देखिए ये एक लीगल राइट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है. सो अर्लियर देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, तो इसको डिलीट कर दिया गया. देन वी हैव at current we have 6 fundamental rights, लेकिन जो right to property है still it is a constitutional right but not a fundamental right. Next question, right to vote is mentioned in the part of the constitution relating to. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्शन. तो राइट टू वोट ये एक इलेक्शन रिलेटेड राइट है. So right to vote is mentioned in the part of the constitution relating to election. The right to vote is guaranteed by the Constitution of India under the Article 326 of the Indian Constitution. तो Article 326 के अंडर right to vote mention किया गया है हमारे Constitution में. Next question, the Indian Constitution recognized minorities on the basis of. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन. तो किसी भी ग्रुप की पॉपुलेशन को पूरी ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन के साथ एक रेशियो बिठाया जाता है जिसके बेसिस पर जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी कंट्री में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन. आर्टिकल 30 of the Constitution provides that all
all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their own choice. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 30 है उसके अंडर ये राइट प्रोवाइड की गई है कि चाहे कोई रिलीजन हो या फिर रिलीजन के बेसिस पर कोई माइनॉरिटी ग्रुप हो या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर कोई माइनॉरिटी ग्रुप हो, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment act introduced in the preamble to the Indian Constitution? Introduced changes in the preamble to the Indian Constitution. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भी रिगार्ड करते हैं, इसमें चेंजेस किए गए थे. सो द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार. तो अभी तक सिर्फ एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट. द अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो एडेड द न्यू वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट एंड सेकुलर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Next question, which of the following countries has introduced direct democracy? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट चलता है. सो द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको प्योर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वोट ऑन फ्रॉम कॉन्सेंसस ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली. तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है. यहाँ पर हम अपने लोकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं एंड फाइनली वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो पीपल होते हैं वही डायरेक्ट जो पॉलिसी मेकिंग होती है एंड जो इनिशिएटिव्स होते हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज़, उनमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं. स्विट्ज़रलैंड इज़ अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री विथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides for the institution of Panchayati Raj? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40. द स्टेट shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. तो ये आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पंचायती राज को सपोर्ट करना चाहिए और उनको सर्टेन पावर्स और अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं, ताकि वो अपने बेसिक लेवल पर अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर envisaged बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 3. तो 3 टाइप की इमरजेंसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और वो 3 टाइप की इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं देखते हैं. द करेक्ट आंसर इज 3. द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. कौन कौन सी हैं? नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन अ स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अंडर द स्टेट लिस्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, ये आपने याद रखना है. इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड पुलिस, दे ऑल्सो कम अंडर द स्टेट लिस्ट. इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो कॉन्करेंट लिस्ट का ये पार्ट है. क्रिमिनल लॉ कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट के अंडर. यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट होता है इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाना. इसके अलावा एजुकेशन ये आता है किसके अंडर? कॉन्करेंट लिस्ट. तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर क्या क्या आता है देखते हैं. जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉरेस्ट, एजुकेशन और मैरिजेस रिगार्डिंग आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर. स्टेट लिस्ट के अंडर आता है ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड पुलिस. आप टैप करके याद कर सकते हैं. इसके अलावा यूनियन लिस्ट के अंडर क्या क्या आता है? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग. क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्वीडन से हमने ये आइडिया बोरो किया है लोकपाल का. द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. द कॉन्सेप्ट ऑफ एन लोकपाल हैज स्पेसिफिकली टेकन फ्रॉम द स्वीडन.
तो स्वीडन से स्पेसिफिकली हमने ये लोकपाल का जो आइडिया है ये बोरो किया है। द लोकपाल इन इंडिया हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ करप्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का करप्शन के केस के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन होता है वो एक लोकपाल का होता है। ऑल्सो जो एमपीज होते हैं उनके ऊपर भी जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज ऑफ अ लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। English is the official language of Nagaland. In 1967, the Nagaland Assembly proclaimed Indian English as the official language of Nagaland. Next question, who is considered as the architect of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर वॉज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन because of his role in drafting the Constitution of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is well known throughout India as the chief architect of the Indian Constitution. तो इनको architect of the Indian Constitution as well as father of the Indian Constitution के नाम से जाना जाता है। Next question, the content list in the Indian Constitution is adopted from the Constitution of। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने कॉन्फ्रेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। द कॉन्फ्रेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। There are 52 subjects in the content list of Schedule 7 of the Indian Constitution. तो सेवन्थ शेड्यूल में जो कॉन्टेंट लिस्ट मैंशनड है इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द कॉन्टेंट लिस्ट। Next question, how many spokes are there in the Ashok Chakra depicted on the national flag of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 स्पोक्स। तो हमारे अशोक चक्र में, जिसको धर्म चक्र भी कहा जाता है, जो हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर पर है, इसमें 24 स्पोक्स हैं। So there are 24 spokes in the Ashok Chakra depicted on the national flag of India. The flag with a spinning wheel with 24 spokes led the Quit India movement of 1942. तो अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें इस चक्र को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था और वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। द चक्र इंटेंड्स टू शो दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which historical, it should be from which historical work were the words Satyamev Jayate appearing under the national emblem taken? तो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो है सत्यमेव जयते, ये हमने कहाँ से लिया है? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से इसे डिराइव किया गया है। The words Satyamev Jayate inscribed on the state emblem of India has been taken from the Mundak's Upanishad. Next question, what is the playing time of the full version of Indian National Anthem? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52 सेकेंड्स में हमारा जो नेशनल एंथम है ये कंप्लीट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 52 सेकेंड्स, द फुल वर्जन ऑफ द एंथम एंड इट्स प्लेइंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 seconds. Next question, what constitutional provision enables the central government to provide reservation in jobs and educational institution for the weaker sections of the society? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको रिजर्वेशन मिले इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 16. द पॉसिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू these people was allowed for in Article 16, which states that the government can provide reservation to backward classes. Next question, which one of the following is a political right? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 फ्रीडम्स। तो
आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 6 फ्रीडम्स को प्रोवाइड करता है, ये आपने याद रखना है। तो देखते हैं आर्टिकल 19। द करेक्ट आंसर इज 6 फ्रीडम प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। सो द राइट टू फ्रीडम इन आर्टिकल 19 guarantees the freedom of speech and expression as one of the 6 freedom। तो इन 6 फ्रीडम में से एक फ्रीडम है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा बची हुई 5 फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं? तो एक फ्रीडम है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि राइट है हम इंडियन सिटीजन्स के पास कि हम किसी असेंबली को गैदर कर सकते हैं, हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, लेकिन हमारे पास आर्म्स यानी वेपन्स नहीं होने चाहिए। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस का राइट है हमारे पास, और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीली हम अपनी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं। एंड इसके अलावा टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हमारी टेरिटरी यानी हमारी कंट्री में हम किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये भी एक हम कह सकते हैं फ्रीडम राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। So next question, of various grounds below, which of the following criterion on which the discrimination by the state is not prohibited in Article 15 of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैंग्वेज। सो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो लैंग्वेज मेंशन नहीं किया गया है इन द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड रिलीजन, लेकिन लैंग्वेज मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Where is the objective of social justice articulated in the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में मेंशन किया गया है अबाउट द सोशल जस्टिस। द करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, जो जुलाई 1946 में बनी थी, इसके मेंबर नहीं थे, और इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किस कमेटी के हेड थे, क्योंकि हमने कुछ माइनर और मेजर कमिटीज़ डिस्कस की थी, तो उनमें से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे वल्लभ भाई पटेल। जेबी कृपलानी ये फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के हेड थे। केएम मुंशी वॉज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फॉलोइंग द वन पार्टी सिस्टम? तो ऑप्शंस दिए हैं हमें यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 3 टाइप के पार्टी सिस्टम फॉलो किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन इज द वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पर सिंगल पार्टी रूल करती है। द सेकेंड वन इज द बाई पार्टी सिस्टम, जहाँ पर नेशनल लेवल पे 2 पार्टीज अलाउड होती हैं इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। एंड थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, और हमारी कंट्री इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देयर इज जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ चाइना दैट इज अलाउड टू रूल। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी का नाम, और उसको CCP भी कहा जाता है। इन एडिशन टू दिस, एनी कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस नीड्स द अप्रूवल ऑफ द CCP। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको चाइना में इलेक्शंस कंटेस्ट कराने होते हैं, उसे CCP की परमिशन सीख करनी होती है। बेसिकली जो CCP होती है वही एक सुप्रीम पार्टी होती है इन चाइना। सो देयरफॉर इट इज रिगार्डेड दैट द चाइना हैज़ द वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड्स एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रियम्बल।
The preamble is a preface of the Constitution that contains the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. तो fundamental values and जो उसके framers हैं उनकी ideology reflect होती है हमारे Constitution में. It reflects ideology, dreams and grand vision of the makers of the Constitution. So next question, by which constitutional amendment bill did the parliament lower the voting age from 21 to 18 years? Right answer हो जाएगा इसके लिए option number C, that is 61st Amendment Act of 1988. तो 61st Amendment Act of 1988 के अंडर जो हमारी वोटिंग राइट थी दैट वाज वोटिंग राइट की जो एज थी दैट वाज 21 ईयर्स, इसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया. एवरी सिटीजन हु इज or above 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, etc. The voting age was reduced from 21 to 18 by the Parliament in the year 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. तो 61st Amendment Act of 1988 के अंडर ये हुआ था. You have to remember this. Next question. The Government of India Act of 1935 was based on. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन जो इंडिया आया था इन द ईयर 1927 में बेसिकली ये फ्रेम हुआ था 1927 नवंबर 1927 और फाइनली ये फैब 1928 में इंडिया आए थे और इन्होंने देयर वर 7 मेंबर्स इन द साइमन कमीशन. तो इन्होंने इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट को तैयार किया था जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पास हुआ. सो द करेक्ट answer is the Simon Commission. The outcome of the Simon Commission was the Government of India Act of 1935, which called for a responsible government at the provincial level in India, but not at the national level. The provincial government was created in India, but still at the national level there were the Britishers. Next question. The State Election Commission conducts, controls and supervises municipal election under. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल 243 के अंडर जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है म्यूनिसिपल इलेक्शंस को. सो द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द म्यूनिसिपल इलेक्शन अंडर आर्टिकल 243 of the Constitution. The article establishes the State Election Commission for superintendence, direction and control elections of panchayats. Next question. The phrase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन. तो ब्रिटेन से हमने ये फ्रेज लिया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज of the British origin, while the concept of equal protection of laws has been taken from the American Constitution. तो आपने ये बेसिक सा डिफरेंस ध्यान में रखना है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो फ्रेज है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. Next question. How many times was the preamble of the Constitution amended so far? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिर्फ वंस. तो अब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसे एक बार ही अमेंड किया गया है. द करेक्ट आंसर इज वंस. द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. Next question. When did the Constitution Assembly adopted the national anthem? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम को. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया दैट इज जन गण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने बंगाली में से कंपोज किया था. दैट वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950. तो 24 जनवरी 1950 को
को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया नेशनल एंथम था बंगाली में, उसे कन्वर्ट किया गया, हिंदी वर्जन उसका अडॉप्ट किया गया बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट वॉज फर्स्ट sung on 27 December 1911 at the Kolkata session of the Indian National Congress, और फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता सेशन में गाया गया INC के. Next question, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right of citizenship? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हमारा पार्लियामेंट है, दैट हैज. Next question, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right of citizenship? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 11. तो आर्टिकल 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्वाजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू इट. तो आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन किया है अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप और सिंपली एक्वाजिशन ऑफ द सिटीजनशिप और इससे रिलेटेड मैटर्स को मेंशन किया गया है आर्टिकल 11 में. So next question, the unification of Karnataka was achieved in the year. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1956 में कर्नाटका को यूनिफाई किया गया था. द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वॉज अचीव्ड इन द ईयर 1956. द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका refers to the formation of the Indian state of Karnataka, then named as Mysore state. तो earlier इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था. In 1956, when several Indian states were created by redrawing borders based on linguistic demographics. तो linguistic basis में हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेट जो क्रिएट किया गया था दैट वाज आंध्र प्रदेश, तो उस टाइम पर ही कर्नाटका को भी फॉर्म किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides for equal opportunities for all citizens in public employment? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 16. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 गिव्स द गारंटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन इज स्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैंशन है. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 324. द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 324 एंड सब्सिक्वेंटली इनेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. Next question, the concept of concurrent list in Indian Constitution is borrowed from the Constitution of. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. और कॉन्करेंट लिस्ट में इन टोटल 52 सब्जेक्ट्स मैंशनड हैं, और अभी हमने देखा था यूनियन लिस्ट में कितने थे, 97. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. There are 52 subjects in the concurrent list of 7th schedule of the Indian Constitution. Next question, the national emergency in India declared by the President of India due to the external aggression or armed revolt through. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रेसिडेंट है उनके पास राइट है कि वो कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर कंट्री को एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर किसी तरीके के वॉर का खतरा है. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयरफॉर इज थ्रेटन्ड बाय एनी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन or by any armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or any such aggression. तो किसी भी aggression like situation जब कंट्री में बन जाती है तो उससे पहले प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा दें अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंशनड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
So, the Chief Justice of India is called as the custodian of the Indian Constitution. The Supreme Court consists of Chief Justice of India along with 30 other judges. तो आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है करंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के. So, hence the Supreme Court acts as a custodian of our constitution and protects our fundamental rights. सो विद दिस वी completed आर दिस वीडियो. तो यहाँ पर आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन मैंशनड है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. और आज का होमवर्क क्वेश्चन है फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क were the word Satyamev Jayate appearing under the national emblem taken. तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो विद दिस वी completed आर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Thank you so much for watching this video and I wish all the best for your coming examination.